नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव घोषित हो चुके हैं। दोस्तों, चुनाव प्रचार चरम पर है और इसके साथ ही इस चुनावी मौसम में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चुनाव घोषित होने से पहले कई तरह की लोक लुभावन योजनाएं घोषित की गई। दोस्तों, उनमें से एक लोक लुभावन योजना थी लाडली बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश में लागू की गई योजना की तर्ज पर थी। दोस्तों, शायद महाराष्ट्र सरकार ये चाहती थी कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव लेट घोषित करे और हम लाडली बहन योजना को सही से लागू करें और उसका फायदा आने वाले चुनावों में ले सके। दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा लाडली बहन योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती तक चुनाव लाडली बहन योजना पर रोक लगा दी है। दोस्तों, इससे महाराष्ट्र में जितनी भी महिलाएं हैं, शायद अब इस योजना से उनको मिलने वाली राशि नहीं मिल पाएगी और तो और उनका दिवाली वाला का त्योहार भी हो सकता है फीका पड़ जाए। दोस्तों, कई ऐसे परिवार होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे भी होंगे, जो गरीबी रेखा पे होंगे। शायद उनको लाडली बहन योजना की राशि से कुछ उम्मीदें होंगी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पर जब रोक लगा दी है तो अब उनके सपने धरे के धरे ही रह गए होंगे। दोस्तों, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी को उस चीज का पता था कि इस योजना पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाई जा सकती है, दोस्तों, फिर इन्होंने ऐसी योजना को लागू ही क्यों किया। दोस्तों, हालांकि विपक्षी दल तो इस बात के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की मंशा महिलाओं को पैसे देने की थी ही नहीं, क्योंकि यदि सरकार को महिलाओं को पैसे देने ही थे तो चुनाव का इंतजार उन्होंने क्यों किया। कुछ समय पहले भी दे सकते थे, लेकिन तब महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, अब दोस्तों लाडली बहन योजना के सस्पेंड होने से या अस्थायी रूप से बंद होने से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। दोस्तों, झटका ऐसे लगा है क्योंकि दोस्तों इस योजना के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनावों को साधने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और यहां तक कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग के इस कदम ने भारतीय जनता पार्टी के सपने के ऊपर पानी फेर दिया। दोस्तों, लेकिन दोस्तों सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए की सरकार ने इस योजना को चुनावों से ऐन वक्त पर कैसे लागू कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को इस बात का पता था कि चुनाव आयोग ऐसी योजना पर रोक लगाएगा? दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अब विपक्षी दलों के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया। दोस्तों, अब विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। दोस्तों, विपक्षी दल सरकार पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने यदि महिलाओं को पैसा देना ही था तो चुनाव का इंतजार आपने क्यों किया। चुनाव होने से बहुत पहले भी दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। दोस्तों खैर, अब महाराष्ट्र चुनावों में लाडली बहन योजना का कितना इफेक्ट होगा अब ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। दोस्तों, अब दोस्तों महाराष्ट्र के चुनावों में और भी कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों,
अब दोस्तों सियासी गलियारों से खबर यह भी आ रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों में भी खटपट चल रही है और एमवीए के दलों में भी भारी खटपट चल रही है दोस्तों अब इसमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अपनी सहमति पहले ही जता दी है। कांग्रेस किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहती, पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी सीट शेयरिंग के ऊपर बवाल नहीं चाहती, इसलिए कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और एनसीपी के बीच में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसके ऊपर अपनी सहमति पहले ही जता दी है दोस्तों। हालांकि दोस्तों अब उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है दोस्तों शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीषम पिता में माने जाते हैं दोस्तों, अब उनका जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में प्रदर्शन रहा नई पार्टी के रूप में वो भी अतुलनीय था दोस्तों। तो इसको लेकर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी सीट शेयरिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी और के बीच सीट शेयरिंग को लेकर शायद कहीं तनाव ही ना हो। दोस्तों ये पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों ये वही महाराष्ट्र है जहां पर एक रात पहले एनसीपी नेता अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके डिप्टी सीएम बन गए थे दोस्तों, और 48 घंटे के बाद फिर उद्धव ठाकरे को उनकी सरकार वापस मिल गई दोस्तों। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एकनाथ शिंदे भी पार्टी के साथ अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए, और अजीत पवार भी एनसीपी के साथ से अलग हो गए दोस्तों। एनसीपी भी दो फाड़ हो गई और शिवसेना भी दो फाड़ हो गई। अब दोस्तों इस सारे घटनाक्रम का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। हालांकि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे रहे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले दल होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर कार्य कर रहे हैं दोस्तों गौरतलब बात यह भी है कि कोरोना महामारी जैसे आई थी और कोरोना महामारी में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में काम किया, उस काम की सराहना WHO ने भी की थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी में सेंध लगा दी और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर कर दिया दोस्तों महाराष्ट्र में सत्ता का खेल आए दिन बदलता रहता है दोस्तों अब जिस तरह से वहां पे चुनावी मौसम बना हुआ है दोस्तों, अब ये तो दिन ब दिन कोई ना कोई नया घटनाक्रम सामने आ जाता है दोस्तों आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, वो महाराष्ट्र में, क्योंकि वो नारायण राणे व उनके परिवार की दखलंदाजी से पूरी तरह से परेशान थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इन सब से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब किसको कितना फर्क पड़ेगा अब ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे दोस्तों। अब महाराष्ट्र में किसके हाथ क्या लगेगा, और दोस्तों इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में लोकसभा में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था दोस्तों। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में किस प्रकार का प्रदर्शन करती है दोस्तों, क्योंकि जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ उससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कुछ कम हुई है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में इनकी ज्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपनी
इंडिया गठबंधन की पार्टियों को चेता रहे हैं कि सबको मिलकर रहना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों अब तीसरा सवाल है ईवीएम। दोस्तों ईवीएम के ऊपर पहले भी सवाल उठते रहे थे और दोस्तों ईवीएम के ऊपर पहले भी सवाल उठते रहे थे, ईवीएम पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग किसी भी दल की बात सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी दल, अन्य विपक्षी दल बार बार छाती पीट पीट कर ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब आंदोलन करने की बारी आती है तो कोई भी नहीं खड़ा होता। जैसे ही जीत मिल जाती है ईवीएम का मामला ठंडा हो जाता है दोस्तों यही भारतीय पॉलिटिक्स है दोस्तों खैर अब महाराष्ट्र के चुनावों में आगे क्या होगा, किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और किस तरह से अन्य विपक्षी दल प्रदर्शन करेंगे और एनडीए का क्या होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।